हेलो दोस्तों, यदि सीटेट में हर बार आप 5, 10 या 15 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका फिक्स है कि 15 से 20 मार्क्स का इंक्रीजमेंट ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का कंप्लीट नोट्स सीटेट के प्रीवियस पेपर पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पर आधारित आज का कंप्लीट वीडियो है। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे गए हैं उस पर आधारित इसमें संपूर्ण नोट्स है और इसका फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रास एजुकेशन पर मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो नहीं देखने के बाद अगर आप पीडीएफ सिर्फ देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन कैसा होता है, इस बार के सीटेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि काफी रिजल्ट इस बार खराब हुआ। तो आपको प्रीवियस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस के साथ आज का क्लास मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये विष्णु चिंचालकर कौन है। ओके, तो ये पहले तो कहां के हैं? इंदौर के हैं। ध्यान देना है, ये इंदौर के हैं, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये भी याद रखना है। जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं, ये क्वेश्चन रहा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सूखे पत्तों का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको नाम याद रखना होगा, विष्णु चिंचालकर। ओके, ये देखिए, ये सूखे पत्ते हैं, इससे यहाँ पे गणेश भगवान को बनाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से फिगर बनाया जाता है, जैसे ये चूहा का फिगर है और इस तरह से। तो इस विष्णु चिंचालकर आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। ध्यान देना है, आगे पीछे नहीं दिया है, पीछे घुमा सकता है, बगल अगल भी नहीं दिया है, यह भी ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछकर फंसाया गया था और मैक्सिमम स्टूडेंट, यहां तक कि टीचर लोग जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो भी गलत आंसर बता रहे थे। जब ऑफिशियल आंसर की आया तो उसमें लाइन बाय लाइन मिलाया गया। तो यही अंतर था यहाँ पे कि यहाँ पे पीछे घुमा हुआ लिखा हुआ है, आगे पीछे इस तरह से नहीं लिखा हुआ था। आपको एकदम ध्यान देना है, यहां लिखा है आगे पीछे, तो आंसर होगा मैना, और सिर्फ पीछे रहे तो आपका आंसर होगा उल्लू। फिर से समझिए इस बात को। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं होगा आज की क्लास में। यहां फिर से देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन गर्दन को पीछे घुमा सकता है तो आपका आंसर होगा उल्लू। और कौन गर्दन को झटके से, ये वर्ड याद रखना है, झटके से आगे पीछे कर सकता है तो आपका आंसर होगा मैना। अब आप बताएंगे कि क्या कंफ्यूजन होगा या नहीं अगर आप इस नोट्स को नहीं पढ़ेंगे तो। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। कंप्लीट पीडीएफ, यही स्लाइड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रास एजुकेशन पे मिल जाएगा। ओके, एक बार मैं लाइव चेक कर ले रहा हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। देखिए, यह है ब्रेल लिपि, लेकिन ब्रेल लिपि के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन देखिएगा कितना है। कहा कि ब्रेल लिपि का खोज लुई ब्रेल ने किया था, बिल्कुल सभी जानते हैं। जो फ्रांस के रहने वाले हैं ये तो नहीं जानते होंगे, पढ़े भी होंगे तो नजर से नजरअंदाज हो गया होगा। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं इस तरह से, है ना, जिसे छूकर पढ़ाया जाता है।
लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, देखिए ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का होता है ये, तो 6 बिंदु आपको याद रखना है। ये ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदु पर आधारित होते हैं। कितने बिंदु? 6 बिंदु। ये गिनने का प्रयास बिल्कुल ना करें, अगर आप गिनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर बुक में दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं तो आप याद रख लीजिए ये हमारा बुक का ही लाइन है। यानी 2 बातें यहां याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फ्रांस के रहने वाले थे और दूसरा है कि यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। सभी जानते हैं खूब गर्मियां पड़ती है, ये भी हम लोग जानते हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मिट्टी के घरों में रहने का सिर्फ राजस्थान में ही रिवाज है? लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो आप याद रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे, प्लीज क्या करेंगे? राजस्थान को ही टिक करेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक के सामने किसी का भी तर्क नहीं चलता है। आप तर्क लगा लीजिए, आप अच्छे अच्छे राइटर का बुक का रेफरेंस दे दीजिए। हम लोग दिए, एक भी सुधार नहीं हुआ। मन किया कि क्या किया जाए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए आप इसको मन से पढ़िए। देखिए मिट्टी के घरों में कहां के लोग रहते हैं? राजस्थान के लोग रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, याद रखना है। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतों में कटीली झाड़ियां लगाई जाती है, यानी उसकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, मैं आप लोगों को कोई भी मिसलीड नहीं करूंगा क्योंकि आप हमारे शिक्षक साथी हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, कुछ भी ऑप्शन में ए नंबर ये टाइप कर देगा, 2 नंबर ये दे देगा और इस तरह से सी नंबर दे देगा और फिर ऑल ऑफ दीज बोलेगा या इनमें से कहीं। इस तरह से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं जहां पे ए नंबर में कहेगा ए सत्य है, ए और बी सत्य है, ए बी सी तीनों सत्य है या इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो आप देखिए अगर इस लाइन को याद नहीं करेंगे कि छतें भी कटीली झाड़ियों की बनी होती है तो आप इस कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि क्या ये सही है या नहीं। आप बी नंबर को छांट देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है कि असम की बात है, आप याद पहले रख लेंगे असम। ओके, असम में बारिश बहुत होती है। ओके, ये याद रखना है। यहाँ के घर जमीन से लगभग, ये बात याद रखना है, 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, इसके कारण घर जमीन से लगभग कितना फुट ऊपर? 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में घरे जो है वो जमीन से 10 या 12 फुट ऊपर बनाया जाता है तो आप आसाम ही मारेंगे और कुछ भी नहीं। घर को मजबूत बांस के खंबे पर बनाया जाता है, याद रखना है। घर के अंदर भी लकड़ियां का ही इस्तेमाल होता है, लकड़ी से ही बनाया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए मनाली के बारे में क्या कहा गया है। कहा है कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है, सही बात है। यहाँ बारिश बहुत होती है, यहाँ भी बारिश देखिए बहुत होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्फ भी बहुत पड़ती है, याद रखना है। बर्फ का बात अगर हो तो मनाली याद रखना है आपको। यहाँ की मकाने, अब यहाँ देखिए, यहाँ की मकाने बांस और लकड़ी से बनी हुई थी, यहाँ की मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं, आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ की मकाने में पत्थर होगा, कहाँ? मनाली में।
मन करता है कि पत्थर मार दूं, और आसान बात नहीं है बांस। समझ रहे हैं, आसान आसान बांस, और मनाली मन करता है पत्थर मार दूं। याद हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नागपुर के बारे में। क्या है नागपुर के बारे में, ये देखिए, कह रहे हैं नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। वाह क्या स्वाद है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं, ठीक है। और देखिए, याद है रखिए, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिसे मुद्रा या भाव कहते हैं। ये दूसरा लाइन है। कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। सभी जानते हैं, पंख ही गर्माहट भी उसे प्रदान करती है, ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए, पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डल झील के बारे में कहा गया है कि डल झील श्रीनगर में है। ध्यान देना है, श्रीनगर में है डल झील। कहां है, श्रीनगर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, शिकारा की नाव। किसकी नाव, शिकारा की नाव से टूरिस्ट डल लेक में यानी झील में एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो याद रखना है कि डल झील में चलने वाले टूरिस्ट नाव का नाम क्या है, शिकारा। क्या नाम है, शिकारा। जब ये पूछ देगा शिकारा क्या है, तो आपको लगेगा शिकार करने वाला कोई इक्विपमेंट होगा। ओके, ये बात आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद रखना है बज्जू नामक गांव। कौन सा नामक गांव, बज्जू नामक गांव कहां पे है, राजस्थान में है। क्या है, राजस्थान में है। याद रख लीजिए, बज्जू, क्या नाम याद रखना है, बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत ही बार पूछा हुआ लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिए। हांगकांग में, कहां पे, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ऐसे तो नागालैंड में भी खाए जाते हैं, लेकिन यहां दिया है हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इनके सूप को, यानी सांप को सूप के लिए यूज किया जाता है अगर, तो उसको लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं। ध्यान देना है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, सांप का सूप जो बनाया जाता है उसे लिंग हु फेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। कश्मीर में सरसों तेल में मछली पकाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इस गोवा को। कहां को, गोवा को। गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाया जाता है। आप ऐसे भी जानते होंगे कि गोवा जो है वो नारियल के लिए प्रसिद्ध है, तो नारियल के तेल में वहां मछलियां पकाई जाती है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिस दिन ये क्वेश्चन छपेगा उस दिन आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बोल रहे थे। ओके, याद रखना है टैपियोका। क्या याद रखना है, टैपियोका एक प्रकार का फल है। अब सोच लीजिए, टैपियोका क्या है, एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। केरल में उबालकर खाया जाता है। कहां, केरल में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वल्चर या फिर गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है, ये बात जानते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारा। हमिंग बर्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान देना है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई के नोक के जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई के नोक के जैसी होती है। ओके, याद रखना है। अब ये देखिए, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। ये बोले तो अच्छा, आप जान रहे थे क्या
कि अगर आप बुक में नहीं पढ़े होंगे तो क्या आप ये अंदाजा लगा सकते थे कि कबूतर की चोंच गुलाबी होती है? अब कहेंगे हाँ सही बात है, हम भी ध्यान दिए थे, लेकिन ऑप्शन में रहता तो नहीं बना पाते। और पंख जो है ये ग्रे रंग के होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असम के बारे में, शायद ये रिपीट हो चुका है कि 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, ये रिपीट हो चुका है। हाँ, यहाँ पे एक रीजन है, असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्यों? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो इसका कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, पहला रीजन है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा रहता है, इसलिए 10 से 12 फुट ऊपर में घर बनाया जाता है बांसों पर। ओके, देखिए मनाली के बारे में यहां मैंने फिगर के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए ये हमारा है असम वाला फिगर और ये है हमारा राजस्थान वाला फिगर, ठीक है। देखिए मनाली में पत्थरों की और लकड़ी, ये भी रिपीट हो चुका है ना। ये पे देखिए ये बातें समझिए, कह रहा कि राजस्थान के लोग अपने घरों के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। अब देखिए कहता है ना कि हम लोगों को अपने आंगन में ही गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, नहीं तो खुद गिर जाते हैं। अब यहां देखिए एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि राजस्थान के लोग आंगन में गड्ढा बनाते हैं। अब देखिए कहां के लोग आंगन में गड्ढे बनाया करते हैं, तो आपको याद रखना है कहां, राजस्थान। ये राजस्थान से याद रखिए, राजा, और राजा का आंगन में गड्ढा, वाह 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 वाह, क्या बात है। राजस्थान में मड के घर बनाए जाते हैं, ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। जो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, हम लोग जानते हैं, इसकी छत पर झाड़ियां होती है, यानी इसकी छतें झाड़ियों से बनी होती है। ओके, यहां देखिए राजस्थानी लोग छत को ढलान बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को इस तरह से ढलान बनाते हैं, आप ये देख पाएंगे। ये देखिए ये राजस्थान का घर है, देखिए कितना ढलान है, देखिए इस तरह, ठीक है ना। तो ये है राजस्थान का घर, जो कि बहुत ही ढलान बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ढलान बनाते, वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि राजस्थान में पानी की दिक्कतें होती है और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। कोई दिक्कत है? ट्रॉली के बारे में गिवन है, ये ट्रॉली से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि ट्रॉली यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर, ध्यान देना है, लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल्ली के सहारे, इस तरह से गोल पुल्ली होता है और इस पर इस तरह से रस्सी, लोहे के रस्सी लगे होते हैं, तो आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रॉली कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रॉली लद्दाख के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये जानते होंगे कि हर जगह इसका यूज होता है, हर जगह आप देख सकेंगे, लेकिन इसका जो मेन बुक में दिया हुआ है वो यहाँ पे लद्दाख का चर्चा किया है। इसीलिए आप अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि ट्रॉली का यूज यानी ट्रॉली का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो आप आंसर में लगाएंगे लद्दाख और अपना कोई भी दिमाग उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है क्योंकि ये बुक का लाइन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वल्लम। ये वल्लम क्या है, केरल में है। ये कहां है, केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक बोट है, क्या है, ये बोट है, नदी पार करने के लिए किया जाता है इसका यूज। ये वल्लम लकड़ी के बनते हैं, ये छोटी नाव को ही वल्लम कहा जाता है। ओके, ये देखिए ये छोटा सा नाव है, नदी को पार करने के लिए ये केरल में देखिए यूज किया जाता है। तो आपको केरल याद रखना है, सीधा सीधी संबंध है केरल से इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पाए जाते हैं। आप कहेंगे
कि ये पथरीला रास्ता तो हर जगह उबड़ खाबड़ पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, उत्तराखंड की ये बातें हैं। एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है, इसीलिए आपको आंसर में उत्तराखंड लगाना है। आप यहां देख सकते हैं कि ये पथरीली रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जो उत्तराखंड का है ना, ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास पक्षियों के कान। पक्षियों के कान जो है वह दिखते नहीं है, ध्यान देना है। किसके कान नहीं दिखते हैं? तो आपको ध्यान देना है, पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं कानों, सिर के दोनों ओर। किसके ओर? सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षियां जो है सुना करती है। ये बातें याद रखना है कि कान जो छिद्र के टाइप का होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, वो पक्षियों के होते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास छिपकली के भी कान जो होते हैं वो छेद जैसे ही होते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर वो दिखाई देते हैं। ओके, तो छिपकली भी उसी में आते हैं जिसके कान में क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ छेद होते हैं। देखिए मगरमच्छ के भी कान छेद जैसे ही होते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना, लेकिन आसानी से यह दिखाई नहीं देता है। यानी इन सब का कान कौन कौन? तो हमारे पास देखिए यहाँ पे है पक्षियों के कान, छिपकलियों के कान और मगरमच्छ के कान जो होते हैं वो छेद टाइप का सिर्फ होता है, उसमें बाहर वाला पोर्शन नहीं होता है। जानवरों की खाल पर डिजाइन जो आप देखते हैं, किसी जानवर का स्पेशल टाइप का जो डिजाइन होता है, चित्ता चित्ता या कुछ भी, वो कैसे होता है? तो उसके शरीर के बाल होने के कारण होते हैं, क्योंकि वो जो डिजाइन है सिर्फ बाल पर होता है। ये इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे बुक में। देखिए कह रहा है कि एक बड़ा हाथी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि एक हाथी जो है वह एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। ध्यान देना है कितना? 100 किलो पे ध्यान रखना है कि कितने पत्ते और झाड़ियां। एक हाथी जो वयस्क हाथी होते हैं वह पत्ते और झाड़ियां का ये जो है हमारा 100 किलो यानी 1 कुंटल खाना वो एक दिन में खा लेते हैं। वाह! कह रहा कि हाथी बहुत कम आराम करता है ना, बहुत ही कम। वह केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। यह भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि 2 से 4 घंटे ही सोता है। कह रहा कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर का ठंडक मिलते हैं, यानी शरीर उसका ठंडा रहता है, इसलिए वह पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये इंफॉर्मेशन है। और भी इंफॉर्मेशन है हाथी के बारे में। 3 महीने का अगर कोई हाथी है, यानी हाथी जो अपने बचपन में रहते हैं, उसका वजन जो है वो 200 केजी यानी 2 कुंटल का होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, यानी 3 महीने का हाथी 200 केजी का होता है। समझ में आ रहा है ना? हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, यानी झुंड में फीमेल हाथी और बच्चे घुमा करते हैं, मेल हाथी नहीं। ध्यान रखना है, ये फैक्ट करके ABC में आता है। हाथी के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, यानी सबसे जो वयस्क होंगी वही उस झुंड की क्या होंगी? लीडर होंगी, नेता होगी। ओके, हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं, यानी कुल मिलाकर 10 से 12 हाथनी और बच्चे एक झुंड में इस तरह से चला करते हैं। तो ये संख्या भी आपको याद रखना है, 10 से 12।
देखिए 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, यानी 14 से 15 साल तक उस बच्चे जो होते हैं वो झुंड में ही चलते हैं, और उसके बाद वह फिर झुंड को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन है कि एक झुंड में कोई हाथी कितने साल तक चला करते हैं, तो 14 से 15 साल तक चला करते हैं। ये हाथी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि खेजरी, याद रखना है आपको, खेजरी की फलियां सब्जी के काम में आती है। ठीक है, यह रेगिस्तानी पेड़ है। क्या है? रेगिस्तानी पेड़ है खेजरी, आपको याद रखना है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, आप जान भी सकते हैं कि जो रेगिस्तान में है इसीलिए इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आते हैं, इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। यह इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के लोचाहा गांव। ध्यान देना है कि लोचाहा गांव कहां है, तो बिहार में ही है ना। इलाके में लीची के पेड़ बहुत प्रसिद्ध है, यानी बहुत पाए जाते हैं। यानी लोचाहा गांव कहां है? बिहार में है, और लीची के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के जीके के लिए। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि लीची के पेड़ में मिठास ज्यादा पाया जाता है, यानी यहाँ पे लीची होते हैं और उससे मधुमक्खियां जो है रस को कलेक्ट कर पाती है, इसीलिए इस इलाके में मधुमक्खी पालन का भी काम ज्यादा होता है। याद रखना है। अक्टूबर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देती है। बहुत बढ़िया, अक्टूबर से दिसंबर याद रखना है, मधुमक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय भी यही है, अक्टूबर से दिसंबर, यानी दोनों सेम ही है। आपको ध्यान रखना है, मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है अक्टूबर से दिसंबर। कहा है कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। हर एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है, अंडे देती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खी भी होती है। एक दिन भर, यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस भी काम करने वाली मक्खी ही ढूंढ कर लाती है। ओके, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, यानी वो ढूंढती है, और जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। क्या करती है? वो डांस करने लगती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है। ये आपको इस तरह से लाइन बाय लाइन ABC में देता ही है, आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला है, रानी मक्खी केवल अंडे देती है, हम लोग देख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चींटियों का काम भी बटा हुआ है। रानी चींटी अंडे देती है, जिस तरह से रानी मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती है, उसी तरह से रानी चींटी भी अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करेगा? तो उसके बिल पर ध्यान रखेगा, यानी बिल की रक्षा करेगा, है ना। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढने और बिल तक लाने का काम करती है। कहीं भी भोजन ढूंढती है और उसको बिल तक पहुंचाने का काम करने वाली मक्खी करती, चींटी करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जीके है, उसको भी ध्यान देना है, जो बुक में दिया हुआ है। आपको पूछा जाएगा गांधीधाम कहां है, तो अहमदाबाद में है। कहां है? गांधीधाम कहां है? अहमदाबाद में है। वलसाड कहां पे है? तो गुजरात में है। दूसरा रट्टा मार लीजिए एकदम अच्छे से।
कोझिकोड कहाँ है? तो केरल मंडगांव में है। ओके, मंडगांव जो है वो गोवा लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ये याद रखना है ये कोझिकोड जो है वो केरल में है, ये नहीं होगा। कोझिकोड जो है वह केरल में होगा और ये मडगांव जो है वह गोवा में है और ये लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। गोवा से जब केरल तक आप रेल का यात्रा करेंगे, ध्यान देना है, गोवा से केरल तक अगर आप रेल यात्रा करेंगे तो रास्ते में 92 सुरंग मिलेंगे आपको। ठीक है, और 2000 पुल भी उस रास्ते में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह का सुरंग ये कहां का है? तो गोवा से केरल जाने के रूट में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मलयालम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलयालम में मां की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है, याद रखना है। मां की बड़ी बहन यानी मौसी, बड़ी मौसी को क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाता है। मां की मां यानी नानी को अम्मू मां कहा जाता है, अम्मू मां कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और वो कौन है? वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और भी इंफॉर्मेशन है कि यह वह जो है 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती है। ठीक है, भार क्षमता वेट लिफ्टर में पूछे जाते हैं तो वह 130 किलोग्राम वजन तक उठा सकती है। ओके, भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने कुल 29 मेडल जीते हैं, ये भी याद रखना है क्योंकि ये बुक में है। उसके पिता पुलिस में हवलदार थे, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए एक भी लाइन को इग्नोर करना महंगा पड़ेगा। ओके, तो ध्यान देना है कि उसके पिता पुलिस में हवलदार थे। कुछ से कुछ पूछ लिया जाता है, आप देखे भी होंगे, है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, आप जानते ही हैं, हम लोग बिहार से ही हैं। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां पर घर दीवारों पर और आंगन में खास तरह की चित्र बनाई जाती है। ये रहा चित्र आपके पास मधुबनी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप नहीं जानते होंगे, यह कि ये जो मधुबनी चित्र है दीवारों और आंगन में बनाई जाती है, वह पीसे हुए चावल के घोल का बनाया जाता है। क्या आप बताइए कि यह आप जान रहे थे? बिल्कुल आप नहीं जान रहे होंगे अगर आप मधुबनी के आसपास के इलाके के नहीं होंगे तो यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ध्यान देना है, ये जो बना हुआ है इस पीसे हुए चावल में, ये लाल हरा जो भी रंग देख रहे हैं, यह चावल में रंग मिलाकर बनाया गया है। ओके, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, ये सब भी याद रखना है कि उसमें जो रंग है वह आर्टिफिशियल नहीं है, वह नील, हल्दी, फूल और पेड़ों का ही रंग होता है। इन रंगों को बनाने के लिए ये बातें रिपीट हो गया है। चलिए, इन चित्रों में इंसान का चित्र बनाया जाता है, जानवर का, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियां आदि का भी चित्र यानी जीव जंतु का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर प्रदेश में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश याद रखना है, में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि कचनार के फूलों की सब्जी कहां पर बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुलदावरी यानी जीनिया से
गुलदावरी जिनिया से रंग बनाए जाते हैं, उन रंगों को कपड़े रंगा जाता है, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। याद रखना है, गुलदावरी जिनिया से रंग बनाए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, याद रखना है, कन्नौज कहां है, जानते भी होंगे, उत्तर प्रदेश में है। ये एक जिला है जहां पे इत्र बनाए जाते हैं और ये इत्र के लिए मशहूर है। कहां? कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में है, वो किस लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए मशहूर है, एक प्रकार का सेंट है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र बनाए जाते हैं, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये सब के लिए कौन याद रखना है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेरा गाजी खान कहां से संबंधित है, किस देश के निवासी है या थे? तो पाकिस्तान आपको याद रखना है। मिट्टी में गोबर मिलाने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ध्यान देना है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम तो जानते हैं, लेकिन कीकर का आप नहीं जानते होंगे नाम। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछाकर दी जाती है। यानी इसमें हम लोग नीम और कीकर की अगर लकड़ियों से कोई फ्रेम बनाएंगे तो कभी भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा, याद रखना है सोहना गांव। क्या याद रखना है? सोहना गांव कहां पे है? हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव मिलता है, ये उस बीच में है स्थित। ओके, ध्यान देना है। अगला है हमारा बेलवनिका। क्या है? बेलवनिका गांव कहां है? कर्नाटक में है, बस याद रख लीजिए इसको। बेलवनिका गांव कहां है? कर्नाटक में है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है, याद रखना है। जुलाई के महीने में प्याज को उगाया जाता है, यानी उगाने का काम शुरू होता है, याद रखना है। ये वर्ड याद रखना है, खूंटी। यह है कि मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, ये वर्ड याद रखना है, खूंटी। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुरीगे कहा जाता है। कहां पे? कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कुरीगे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ पौधे बिना बोए ही खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार खेतों में उगने वाले अनवांटेड घास है, उसको याद रखना है, खरपतवार। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो यह सारा खाद पानी को क्या करता है? यही ले लेता है और फसल की उपज कम हो जाती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए, ध्यान दीजिए, अगर प्याज हमारे जमीन के अंदर में बन गया है और आप उसको टाइम पे नहीं निकालेंगे तो इसका क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वो क्या हो जाएगा? जमीन के अंदर सड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। कर्नाटक में हसिया याद रखना है, हसिया को क्या कहते हैं? इल्गे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक में हसिया को क्या कहा जाता है? इल्गे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गीजू भाई बधेका, ध्यान रखना है ये नाम। गीजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। कहां के थे? गुजरात के रहने वाले थे। इनकी क्या खासियत है? बच्चों के लिए वो मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखा करते थे। कौन? बीजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे और ये बच्चों के लिए किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलचुरी
जो नाम है वो इंडियन रोबिन का नाम है, याद रखना है। इंडियन रोबिन का एक नाम है कलचीरी। कलचीरी के घोंसले में पौधों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि कलचीरी की घोंसलों में क्या क्या होते हैं, याद रखना है। नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, यही सब उसमें बिछा हुआ रहता है, ध्यान देना है। टहनी होंगे, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई किस घोंसले में पाई जाती है, तो कलचीरी के घोंसले में होते हैं। आपको यह याद रखना है कि अलग अलग पक्षियों के घोंसले का डिजाइन और उसका बनाने का तरीका, वो किन किन चीजों को चुन चुन कर अपना घोंसला बनाती है, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ओके, तो पहले कलचीरी के बारे में ये वर्ड याद रखना है जो हमने सर्कल करके आपको समझाया है। नेक्स्ट है कलचीरी के घोंसले में, ये हो गया हमारा, ठीक है। कलचीरी का चोंच अंदर से लाल होते हैं, ये देखिए कलचीरी यही है, इसका चोंच अंदर से क्या होती है, लाल होती है। कलचीरी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं, याद रखना है। अब कौवा के बारे में कहा गया है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती है। देखिए अब यहां हर एक पक्षी का घोंसला के बारे में दिया गया है, तो आपको यह याद रखना कि इसके कलचीरी के घोंसले में क्या क्या था और फिर कौवे के घोंसले में क्या क्या है, तो लोहे के तार भी मिलते हैं और लकड़ी की शाखाएं भी मिलती हैं। ओके, यानी इसी से वो घोंसला बनाया करती है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, याद रखना है। कोयल जो है अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। आप कंफ्यूजन में कहीं कौवा ना मार दें, आपको याद रखना कि कोयल जो है वो सिर्फ करने जानती है, उसको घोंसला बनाने नहीं आता है। ओके, कोयल कौवे के घोंसलों में अंडे देती है, याद रखना। जब ये घोंसला नहीं बनाती है तो वह अंडे कहां देगी, तो कौवे के घोंसले में देगी। यानी कौवा घोंसला बनाता है और उसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती है। ओके, कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के भी अंडे की देखभाल करते हैं, उसे सेता है। यानी कोयल कोई काम नहीं करता है, कौवा ही कोयल के अंडे को भी से देती है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक भी देती है। देखिए इस तरह से आप अगर घोंसला में अंडा रखा हुआ है तो कौवा का ये अंडा है, ध्यान देना है ना। और कोयल अपना अंडा भी इसी में दे दिया और दुष्ट प्रजाति से इस अंडे को गिरा भी देती है। कौन? कोयल, याद रखना है कोयल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यह है हमारा एक पक्षी फख्ता। क्या है? फख्ता, याद रखना है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैक्टस के कांटों के बीच निम्न में से कौन सी पक्षियां घोंसला बनाती है, तो आपको याद रखना है फख्ता, ठीक है। या फिर मेहंदी के पेड़ में भी घोंसला फख्ता बनाती है। गोरैया के बारे में है, यह हमारे घरों के अलमारी के ऊपर, आईनों के पीछे और भी बहुत जगह वेंटिलेशन सब में ये घोंसला बनाती है गोरैया। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर सब में अपना घोंसला बना लेती है। बसंत गौरी, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये पक्षी बसंत गौरी है। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहती है और पेड़ों की तनों के छेद में गहरा करके अपना अंडे देती है। यानी तने के छेद में जहां पे खोरहर टाइप का रहता है वहीं पे वो घुस के अंडे दे दिया करती है। यानी ये भी घोंसला नहीं बनाती है, खोरहर में ही रहती है और वहीं पे अंडे देती है। अगला है हमारा दर्जिन चिड़ैया, याद रखना है। देखिए ये चिड़ैया है दर्जिन चिड़ैया। दर्जिन मतलब ये पत्ते को दर्जी की तरह सीलने जानती है, ये ध्यान रखना है। अपनी नुकीली चोंच से
पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने का काम करती है। कौन? नाम से ही पता है, दर्जिन चिड़ैया। ओके, अगला है हमारा शक्कर खोरा। याद रखना है, देखिए यहां पे है शक्कर खोरा, देख रहे हैं, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी में लटकती हुई, ध्यान देना इस वर्ड को, लटकती हुई डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। ध्यान देना है, आप देखे भी होंगे इस तरह से लटकता हुआ घोंसला। वो कौन है? हमारा शक्कर खोरा। यह अपना घोंसला किससे बनाती है? बाल, बारीक घास, पतली सूखे पत्ते, रुई और पेड़ की छाल से अपना घोंसला बनाती है। मकड़ी की जालें और कपड़ों के चिथड़े उसके घोंसले में होते हैं। सोचिए कितना अच्छा क्वालिटी है इसके घोंसले का। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पक्षी है नर वीवर पक्षी। याद रखना है, यह अपने घोंसले बनाते हैं, यह अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ओके, मादा वीवर पक्षी, यही नर है और ये मादा है। नर के बनाए हुए घोंसलों में ही यह घोंसले को पहले देखती है, समझिएगा। मादा वीवर पक्षी यानी फीमेल पक्षी जो है वीवर पक्षी, वह नर यानी मेल के बनाए घोंसले को पहले देखती है। अगर उसको पसंद आता है, अगर उसे सबसे अच्छा जो लगता है उसी में वो जाकर अंडे देती है। समझ रहे हैं ना, यानी पक्षियों के भी नखरे अनेक हैं। सबसे अच्छा लगता है उसी में वो जाकर अंडे देती है। कह रहा है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाया करती है। याद रखना है। अब देखिए सांप के दांत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कह रहा है कि सांप की दांतें नुकीली होती है, वह शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा ही निगल जाया करती है। ध्यान देना है। गिलहरी की दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। याद रखना है, हमेशा बढ़ने का जो दांत में लक्षण है वह गिलहरी आपको याद रखना है। क्या? गिलहरी, क्योंकि गिलहरी की दांत जो है काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, इसलिए वो बढ़ते रहता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट हमारे पास घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर में रहता है उतना ही अंदर तक फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास बरगद के पेड़ में जो लटकन यानी लटका हुआ जो आप देखते हैं उसका जड़ है ना, उसकी जड़ें होती है और ये तना नहीं है। याद रखना, ये जो लटकते रहता है वो उसकी जड़ें हैं, वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें जो है वो बहुत ही मजबूत होती है और खंबे की तरह पेड़ को सहारा दिया करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। याद रखना है, रेगिस्तानी ओक है तो आप राजस्थान नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई यहां दिया हुआ है। पत्तियां बहुत ही कम होती है इसमें। इस रेगिस्तानी ओक की पेड़ 200 से 300 फीट की जड़ें होती है। इसकी 200 से 300 फीट की जड़ें होती है और जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंच जाए यानी वाटर लेवल जो ग्राउंड में है वहां तक उसका जड़ चला जाता है। यही समझने वाली बात है। यानी 200 से 300 फीट हम लोग जिस तरह से बोरिंग करते हैं उतनी नीचे तक उसकी जड़ें फैली हुई रहती है और ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 फीट ही रहता है। आप समझ रहे हैं?
ऊपर 10 से 12 फीट और नीचे 200 से 300 फीट होती है। आप समझ सकते हैं ये किस पेड़ की खासियत है? रेगिस्तानी ओक पेड़, जो कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान देना है। रेगिस्तानी ओक के बारे में यहां इंफॉर्मेशन वही है, ठीक है, रिपीट हो गया है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है, ध्यान देना है, तो वहां के लोग इसकी तनाव के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेती है। वाह, क्या आश्चर्य वाली बातें हैं। ये जो ओक का पेड़ है ना, वहां पे अगर उस इलाके में पानी की कमी होती है तो उसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल लिया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसका जड़े जो है वह बॉल बेयरिंग का काम करती है। आप समझ सकते हैं। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल कटने के समय मनाया जाता है। तो अब बिहू का त्योहार असम से संबंधित है। कहां से? असम से संबंधित है बिहू का त्योहार। और ये चावल की नई फसल का जो कटाई होता है उस समय इसको मनाया जाता है। अब देखिए, ये भेला घर याद रखना है। असम में घास और बांस से बनाया हुआ घर भेला घर है, याद रखना है। बिहू से पिछले दिन की शाम को हम उरुका कहते हैं। बिहू जिस दिन मनाया जाता है उसके पूर्व यानी शाम को क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है। बोरा और चेवा याद रखना है। बोरा और चेवा ये चावल की दो प्रकार है जिसे असम में खाया जाता है। असम में पाई जाने वाली चावल की ये दो किस्म है, बोरा और चेवा। असम में चाय के साथ पिट्ठा दिया जाता है। असम में चाय के साथ पिट्ठा दिया जाता है। ये पिट्ठा क्या है? यह पिट्ठा एक प्रकार का केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। याद रखना है, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पोचमपल्ली जिला, याद रखना है। पोचमपल्ली जिला कहां है? आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर है, याद रखना है। ये बुनकर कहां पे निवास करते हैं ज्यादा? तो पोचमपल्ली जिला में। कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना है। इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। करा कि कुल्लू का साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये याद रखना है। कुल्लू में शॉल प्रसिद्ध है, ये बात याद रखना है। मधुबनी का पेंटिंग प्रसिद्ध है, असम में सिल्क प्रसिद्ध है और कश्मीरी में कढ़ाई का काम बहुत ही अच्छा होता है, याद रखना है। मलयालम में चिट्टयप्पम क्या है? मलयालम में चिट्टयप्पम क्या है? जब पिता के छोटे भाई यानी चाचा को क्या कहा जाता है? चिट्टयप्पन। तो दिक्कत है, याद रखना है। ये चिट्टयप्पन किस भाषा में? तो मलयालम में। केरल जो है वो मसालों के बगीचा के लिए प्रसिद्ध है। मसालों का बगीचा केरल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, नाम याद रखना है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड का कमान संभाली थी। तो विश्व भारत की पहली महिला जिसने पूरी परेड का कमान संभाली थी उसका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इसके पीछे 4 टुकड़ियां चलती है और पूरी परेड में 36 निर्देश, मतलब वही 36 परेड करने वाली होती। ओके, अगला है हमारा धन्ना मंडी गांव, याद रखना है। धन्ना मंडी गांव कहां है? राजौली। राजौली कहां है? ये जम्मू कश्मीर में है, धन्ना मंडी गांव। नेक्स्ट हमारे पास स्किटपो पुल, क्या है? स्किटपो पुल, ये लद्दाख का एक गांव है। पुल नहीं समझेंगे, यह लद्दाख का एक क्या है? गांव है। और आज का ये लास्ट स्लाइड है
बिहू त्योहार में औरतें जो है पीले रंग के कपड़े पहनती है। भात सुक्तो, ये याद रखना है, भात सुक्तो चावल और रसे वाली रसदार सब्जी, ये लद्दाख खाए जाते हैं, यानी लद्दाख में भात और रस वाली सब्जी को कहा जाता है भात और सुक्तो। देखिए अब ये याद रखना है कि ये जो लद्दाख की है बातें, लद्दाख में मां को अमाले कहते हैं, आमाले, और पिता को आबाले, नहीं लेबे तो बाबा को मेमेले, एमएलए का भाई मेमेले, आपको याद रखना है। माँ को अम्मा, माँ है, पापा को बा यानी अब्बा ले, और बाबा को मेमेले, ओके याद रखना है। होलकुंडी गांव, कौन सा गांव? होलकुंडी गांव कहां पे है? कर्नाटक में है। ये देखिए नलमरा गांव कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और बाजार गांव कहां है? महाराष्ट्र में है। एकदम हर एक लाइन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप इस कलेक्शन को अच्छे से स्टडी कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रास एजुकेशन पे मिल जाएगा। देखिए ये क्लास 5 में शिकारी पौधों के बारे में है जो आप लोग जान रहे होंगे। इसमें देखिए ये नाम आपको याद रखना है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये स्लाइड इंक्लूड किया है। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो, अब ऑप्शन में है चूहा, ध्यान देना है, आपको लगेगा कि चूहा को नहीं खा पाएगा, लेकिन ये देखिए इस तरह का इसमें ये घड़ा के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें चूहे आकर्षित होकर इसमें घुस जाते हैं, और जैसे ही कोई इसमें जीव जंतु इंटर करते हैं, ये इसका ऊपर वाला ये जो ढक्कन देख रहे हैं ये बंद हो जाता है, और इसी में वो चूहा भी दब के मर जाता है। इसीलिए ये क्या है हमारा? ये है शिकारी पौधा। ओके, तो याद रखना है कि चूहे को ये भी मेढक और कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। ऑप्शन में आपको चूहा रहेगा, मेढक रहेगा, कीड़े मकोड़े रहेंगे और इनमें से सभी रहेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसको ध्यान में रखिए कि चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए ये निफेंथिस नामक शिकारी पौधे कहां पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अगर भारत में पूछे तो मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। देखिए बुक में भी दिया हुआ है, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया। तो इसी का मैं अच्छे से यहां पे उसका रिटर्न फॉर्म में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं और ये पूछा भी गया है टीचर के एग्जामिनेशन में, इसीलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। कहा एक कीट भक्षी पौधा का नाम पहचानिए। देखिए यहां पे नाम आप देखेंगे तो यहां देखिए है ना, निफेंथिस, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीव के बारे में इससे पहले भी स्लाइड में हमने लाया था, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको रिवीजन करा देता हूं। जीव में देखिए ये आगे वाला पोर्शन और ये बैक वाला पोर्शन और ये साइड व्यू, जिसको क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, ये पार्श्व बोलते हैं। ये हो गया। ओके, तो देखिए जीभ के अगले भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है, पिछले भाग में कड़वे स्वाद का पता चलता है, और पार्श्व भाग में नमकीन और खट्टे के स्वाद का पता चलता है। यहां भी देखिए नमकीन जो है वो आगे तरफ होगा, फ्रंट साइड में होगा, और ये सावर जो है, खट्टा जो है, वो थोड़ा सा बैक हो जाएगा। ये दोनों पार्श्व भाग कहलाता है, ध्यान रखना है।
जीभ के किस भाग में स्वाद कड़वा का पता चलता है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि क्या है, पिछला भाग हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है पक्षियों के बारे में, ध्यान देना है। पक्षियों के आंख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकती है। ध्यान देना किसके बारे में, पक्षियों के बारे में। ज्यादातर पक्षी की आंखों में पुतली नहीं घूम पाती है, यह भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि ज्यादातर पक्षी के आंखों की पुतली जो है वह मूव नहीं कर पाती है, इसलिए वह अपनी गर्दन को ही घुमाकर आसपास के चीजों को देखता है। ओके, ये एक शॉर्ट नोट्स है, इसमें रिपीट भी हो जाएंगे क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे पहले वाले तो, लेकिन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लाइन को फिर से रिकवर किया है। ओके, देखिए कह रहा है कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर के सामने की आंख, सामने आंख होती है। आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, उल्लू इसमें आएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि चील, याद रखना है, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाता है। चील, बाज, गिद्ध, है ना, ये पक्षी नाम याद रखना है। कह रहा है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काली रंग में देखता है, यानी उसको हर चीज सफेद या फिर काली दिखाई पड़ती है। मछलियां जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है, यानी किसी भी खतरे का आहट अगर होती है तो मछली एक दूसरे मछली को इन्फॉर्म करती है, वो अपने बिजली तरंगों को छोड़कर। ओके, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कल के स्लाइड में भी ये था लेकिन वो थोड़ा मिक्स हो गया था, इसमें आज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने लेकर आया है। देखिए कह रहा कि इसके बारे में देखिए, यह 7 दिन में लगभग, ये दिन में लगभग 17 घंटे पैरों के उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सो जाते हैं। तो याद रखना है कि क्या होगा, लगभग 17 घंटे आपको याद रखना है कि इस तरह से कोई पेड़ की टहनी है, उसमें यहां पे पैर फंसा के इस तरह से लटक गया है ना, और इस तरह से 17 घंटे वो सोते हैं। ओके, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के सारे पत्ते खा लेते हैं, है ना, और कहीं के वो पत्ते नहीं खाते हैं। तब वे फिर से उतरकर वह पास के पेड़ों पर चले जाते हैं। ओके, करा कि लगभग 40 साल का उम्र होता है स्लॉथ का, याद रखना है, यह भालू के जैसा दिखता है। ओके, 40 साल उम्र है उसका, और यह मुश्किल से अपने जीवन भर में 8 पैरों पर घूमते हैं, यानी उसके पत्ते खाने के लिए 8 पैरों का यूज कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। वाह, क्या बेहतरीन इसका फीचर है। ओके, करा कि बाघ के बारे में देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख पाता है, तो 6 गुना याद रखना है। कंफ्यूजन होगा, 6 गुना आप अच्छे से याद रख लीजिए, है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कह के आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, करा कि बाघ का गर्जन जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर याद रखना है, 3 किलोमीटर, 6 गुना देखता है और 3 किलोमीटर दूर तक गर्जन सुनाई देता है। ओके, करा कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने तथा शिकार से झाड़ियों में हिलने के आवाज में भी अंतर को समझ सकता है, यानी पत्तों के हिलने से
जो आवाजें होती है और किसी के शिकारी के आने की जो आवाजें होती है, उस दोनों को अंतर करके समझ पाता है। यानी उसको ये समझ में आ जाता है ये पत्ते की सरसराहट की आवाजें हैं, और दूसरा ये कोई शिकार उसके सामने आ रहा है, उससे वो आवाज आ रही है, उसका आहट है। इस दोनों को वो अच्छे से अंतर कर पाता है। कौन? तो इस तरह से लाइन पूरा टाइप करके दे देगा और ऑप्शन में रहेगा बाघ, है ना। तो ध्यान देना है, ये जो एक कैरेक्टर है उसका गुण है वो बाघ के लिए लिखा गया है, तो आप सिर्फ बाघ लिखेंगे। ऑप्शन में बिल्ली देकर कंफ्यूज आपको करेगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, करा कि रात में बाघ कितनी बार हमसे ज्यादा बेहतर देख सकता है। तो देखिए 6 बार, यानी ये हो गया 6 गुना, है ना, ये 6 गुना इसको समझेंगे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए उत्तराखंड को याद रखना है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। कह रहा है राजस्थान के भरतपुर जिले में। राजस्थान भी याद रखना है और भरतपुर जिला भी आपको याद रखना है। यहां पे घाना पार्क है, ये घाना नेशनल पार्क होगा, है ना, ये घाना नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला है कि देखिए ये याद रखना है, बीन बजाने वाला, बीन बजाने वाला, तुम्बा, खंजरी और ढोल वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो सूखी लौकी से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा आपको ए नंबर में बीन, दूसरे नंबर में रहेगा आपका तुम्बा, तीसरे नंबर में रहेगा खंजरी, है ना, और चौथे नंबर में रहेगा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन इस तरह से इनमें से सभी होगा, और ये तभी आप बना पाएंगे जब आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड किए हुए रहेंगे। अदरवाइज आप इसको तो जानते भी नहीं होंगे बहुत सारे शिक्षक साथी। ओके, चलिए अगला कह रहा है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। ध्यान देना है, उसका नाम नाग पहला जानते हैं, करैत जानते हैं, लेकिन ये दुबैया सांप और अफाई सांप नहीं जानते होंगे, इसलिए इसको याद रखना होगा। ओके, सीरम एक दवाई है, याद रखिए इस नाम को। सीरम एक दवाई है जिसका यूज सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है, यानी उसके इलाज में इसका यूज होता है। सीरम जो है यह सांप के जहर से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सांप के जहर से बनाए जाते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि सांप काटने वाली की दवा किससे बनाई जाती है? तो देखिए सांप की त्वचा से नहीं, आंतरिक अंगों से नहीं, तो क्या होगा? देखिए जहर से, हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट हमने देखा कि जहर से ही बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, करा मिर्ची हमारे देश में कहां से आया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से, सॉरी साथियों दक्षिण अमेरिका से, है ना, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन कैसे होगा, आया है दक्षिण अमेरिका से और किस देश ने लाया है, किस देश के व्यापारी जब आपसे पूछ दे तब आपका ऑप्शन होगा पुर्तगाल। जब व्यापारी कहे तो पुर्तगाल डालना है, और अगर देश पूछे तो दक्षिण अमेरिका डालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आया है। कहां से? अफ्रीका से, याद रखना है। ये गोभी और मटर जो है, गोभी और मटर जो है वह यूरोप से आया है। कहां से आया है? यूरोप से।
और ये सोयाबीन जो है ये चीन से आया है। कहां से आई है? चीन से आई है। अब देखिए कह रहा है कि अलबरूनी के बारे में एनसीईआरटी बुक क्लास 5 में दिया हुआ है कि यह उज्बेकिस्तान देश से भारत में आए थे। किस देश से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। अगला है मृत सागर के बारे में। मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन यहां देखिए कहा है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, इतना ज्यादा नमक उसमें मिल जाएगा। यानी आप अगर 1 लीटर पानी ले लेते हैं तो इसके नीचे 300 ग्राम क्या है? नमक ही है, जो बैठ के इस तरह से आपको दिख सकता है। ओके, अब देखिए आप जब सीटेट के एग्जाम को दिए होंगे उसमें आप ये जरूर देखे होंगे कि यही लाइन इस तरह से कटिंग करके छाप देता है, 2-4 लाइन इस तरह से लिख देता है, और वो सारे लाइंस किसके होते हैं? बुक के ही लाइन होते हैं, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए ये न्यू पैटर्न पे आप लोगों को इजी लेवल कह के इस तरह से इजी बातों में उलझाया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, और इसी सावधानी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये कह रहा है कि दांडी यात्रा कब? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ओके, 1930 ईस्वी की घटना है ये दांडी यात्रा। अगला है मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मलेरिया की दवाई जो बनाई जाती थी वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ये याद रखना है। जाती है नहीं, अब तो बहुत चीज से बनती है, जाती थी। मच्छर के काटने से, देखिए आप तो जानते हैं मलेरिया, आप जानते होंगे डेंगू, लेकिन कंफ्यूजन यहां पे होगा चिकनगुनिया, है ना। और ए में ये ऑप्शन दे दे, बी में ये ऑप्शन दे दे, और सी में ये ऑप्शन दे दे, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो ध्यान में रखना है कि चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिछेंद्री पाल का नाम आपने सुना है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी है उसका नाम बताइए, तो बिछेंद्री पाल, नाम याद रखना है, बिछेंद्री पाल। देखिए बिछेंद्री पाल ने कब? तो 23 मई 1984 ईस्वी को, याद रखना है 84 ईस्वी को, है ना, दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट ऊंची है, और उस पे उन्होंने कदम रखा, पहली बार भारत की पहली भारतीय महिला थी। तो इसमें देखिए आपको ईस्वी, तारीख और ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तीनों इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था। नेक्स्ट देखिए एवरेस्ट जो है वह, एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? बहुत बेहतरीन लाइन है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागर माथा, याद रखना है, सागर माथा नाम है इसका। ग्लोब में अगर भारत के ठीक विपरीत देखा जाए तो कौन सा देश मिलेगा? ब्राजील और अर्जेंटीना मिलेगा। ध्यान में रखना है, ब्राजील और अर्जेंटीना मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 1969 ईस्वी में उन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा। सुनीता विलियम्स के बारे में भी जानते होंगे, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली, अगर भारतीय महिला पूछ दे सबसे
लंबे समय तक रहने वाली, तब आपको सुनीता विलियम्स का नाम याद रखना होगा। देखिए अब कह रहा है एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस ये जमीन के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। आप ही बताइए ये लाइन क्या आप कंफ्यूज नहीं करेंगे? जमीन के अंदर में होता है एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस। ओके, अब यहां देखिए लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये याद रखना है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लेह और लद्दाख आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर क्या होती है, गर्मी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह बकरी के बाल से बनते हैं। किससे बनते हैं? बाल से बनते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कह रहा है कि करुक भाषा झारखंड की भाषा है। बहुत कंफ्यूजन वाला लाइन है। करुक भाषा जो है वह झारखंड से है ना। और मिजोरम में झूम की खेती होती है। कहां पे? याद रखना है, मिजोरम। ओके, और आज का लास्ट स्लाइड है हमारा कि एक टीन बीज, यानी ये पहले याद रखना है कि टीन की खेती यानी टीन खेती। तो ये टीन क्या है? टीन जमीन नापने की इकाई भी है और उस टीन से बोए जाने वाले अनाज की क्वांटिटी भी है। यानी ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक टीन बीज है, ठीक है, और एक टीन बीज को जितने एरिया में आप बोएंगे तो ये मेजरमेंट भी हो गया कि इतना एरिया अगर एक टीन से बोया जाता है तो इस जमीन का नाप जो हुआ वही कहलाता है एक टीन। ओके, और ये टीन जमीन नापने की इकाई भी होती थी उस समय। ओके, तो आप समझ गए होंगे, यही इंफॉर्मेशन यहां है। देखिए यहां कहा ना एक टीन जमीन कहते हैं, यानी यही एक टीन जमीन। आपको भी लगेगा ये एक टीन जमीन क्या होता है, तो यही है एक टीन जमीन। कह रहा है कि चराओ नाच, यानी ये एक डांस का नाम है चराओ। कहां पे? ये मिजोरम में होता है ये डांस। ओके, तो ये क्लास 5 के साइंस पोर्शन से चैप्टर 1 का नोट्स है। अब आप यहां पे गौर करेंगे तो आपको देखना है क्या, देखिए हर जानवर में एक विशेष तरह के गंध होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चलता है। तो हर एक जानवर में कोई ना कोई विशेष गंध होता है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में चींटी का एग्जाम्पल लेकर समझाया है। को पता चल गया कि सामने वाली दूसरी चींटी की टोली जो है वो आगे बढ़ गई है, यानी एक चींटी अगर है यहाँ पे तो इसका गंध से ही उसको पता चल जाता है दूसरे चींटी को। और इस तरह से पता करते करते वो अपने शरीर के गंध से टोलियों का निर्माण कर लेते हैं। यानी आपको ध्यान में रखना है कि चींटियों में गंध होती है जिसके कारण चींटी एक लाइन से ट्रेवल करते हैं। ओके, चलिए जानवरों की सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा होती है। यह भी ध्यान रखना है। क्या क्या पॉइंट है? सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी। अब देखिए एमसीक्यू जब यहां से बनेगा तो कैसा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, ये समझने वाली बातें हैं। जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो 5 ऑप्शन थे उसमें, और इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 5th नंबर था, लेकिन इसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, यानी इसका लेवल कम होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या रहेगा, एक ऑप्शन में ये रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, शरीर का गंध, और दूसरे ऑप्शन में रहेगा
शरीर की गर्मी। ठीक है, अब आपको इसमें से ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और अब यहां देखिए दो बातें हैं, तो आप ये जानेंगे कि गंध से ए में मार देंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक में शरीर की गर्मी का भी चर्चा है, इसीलिए यहां पे बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ही सही होगा। बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से जब आप लाइन बाय लाइन बुक को स्टडी करेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो पाएगा। अदरवाइज कितना भी जान लेते हैं, हम लोगों के पास नॉलेज रहता है, लेकिन हम लोग गलती करके आते हैं, बाद में जब देखते हैं तो अफसोस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा अपने छोटे भाई को। देखिए कह रहा है इसमें कि कौवा, कबूतर, चील और गोरैया। ध्यान देना है, ये जानवर का नाम, ये पशु पक्षी का नाम आपके बुक में दिया हुआ है। ये पक्षियों का नाम जैसे कौवा, कबूतर, चील और गोरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। अब ये भी ऑप्शन में रहेगा, ए में ये दे देगा बी और सी और ऑल ऑफ दीज दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जानते हुए भी आप इस कबूतर को नहीं मार पाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ से कुछ आंसर टिक हो जाएगा। और क्वेश्चन रहेगा कि किन पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, यह आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, कौवा, कबूतर, चील और गोरैया, इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती है। यह भी फैक्ट याद रखना है कि सिर की तुलना में आंखें क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड आपके लिए। देखिए कुछ जानवरों के नाम जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, ये बातें हैं। देखिए कौन कौन, ये देखिए हाथी, ध्यान देना है, कुछ जानवरों के नाम ये है जिनके बाहरी कान, अब ये कान के बारे में है, इससे पहले स्लाइड में आंख के बारे में था, इसके पहले ये क्या है, आंख के बारे में, अब है हमारे पास कान के बारे में। देखिए हाथी, खरगोश, चूहा, गाय। अब आप बताइए कितना भी आप पढ़ लेंगे लेकिन कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। कैसे, तो आप जानेंगे बाहरी कान, जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कान से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हाथी जानते हैं, खरगोश कभी नहीं लगा पाएंगे। अगर खरगोश लगा भी देते हैं तो चूहा भी याद नहीं रहेगा, और गाय। तो आपको याद रखना है ये चार जानवर के नाम। कौन कौन सा जानवर है, हाथी, खरगोश, चूहा और गाय। इनके कान क्या होते हैं, हमारे कान से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत ही गहरा संबंध है। जिन जानवरों के कान, अब ध्यान देना है, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। यानी जिसका कान क्या होगा, लार्ज होगा, वो अधिक सुनेगा। ये तो आप जानते भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी का ये लाइन है। अब देखिए कुछ जानवरों के सोने का समय, ये तो आप जानते भी नहीं होंगे। जैसे गाय 4 घंटे ही सोती है। ओके, अजगर के बारे में जानिए 18 घंटे, ये तो कंफ्यूजन करेगा ही। जिराफ मात्र 2 घंटे ही सोते हैं, और बिल्ली 12 घंटे। याद रखना है, बिल्ली 12 घंटे। अब इसमें कुत्ता यानी डॉग के बारे में क्या कहा गया है, देखिए डॉग चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है। ऐसा वो क्यों करता है, यह ध्यान देना है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी होती है। ओके,
इस मलमूत्र के गंध से ही उसको पता चलता है कि मैं कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा हूं। ओके, पक्षियों के आंख उसके सिर के दोनों तरफ होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षियों का आंख कहां पर होती है, उसका पोजीशन क्या होगा, तो आपको कहेगा ऊपर में, बगल में, आगे में। तो आपको याद रखना है कि सिर के दोनों तरफ। ओके, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकती है। अब आपको मैं एक बात और बतलाना चाहूंगा कि देखिए इसमें यहां भी कुछ कंटेंट था, इस लाइन में भी था, तो आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन टाइप करके और ए बी सी में और इनमें से एक से अधिक ये कह देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा हर एक बात को, जो मैं अंडरलाइन और इस तरह से गोल करके बतला रहा हूं। ओके, चलिए, कह रहा है कि ज्यादातर पक्षी की आंखों की पुतली नहीं होती है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आंखों की पुतली होती है या नहीं होती है, वो घूम पाती है या नहीं घूम पाती है, उसके बाद आपको बहुत ही परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप याद रखिए कि आंखों की पुतली वो घूम नहीं पाती है, इसलिए वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीजों को वो देख लेती है। गर्दन को ही घुमाती है, आंख इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं घुमा पाती है, तो वो गर्दन को ही घुमा के देख लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास चील, यानी चील, बाज, गिद्ध। याद रखना है ये तीन पक्षियों के नाम, चील, बाज और गिद्ध। जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख सकते हैं। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध हम लोगों से 4 गुना ज्यादा दूर से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रात में जागने वाला जानवर। हर चीज को सफेद से रंग में ही देख पाते हैं। ये याद रखना है कि रात में जो भी जानवर जगते हैं उसको हर एक चीज सफेद और काली, ध्यान देना है, सफेद और काली रंग का ही दिखता है। देखिए सांप के बारे में दिया गया है। सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है ना। जमीन पर जो कंपन होता है उसको जान लेता है और उससे उसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देख पाती है। कौन सी तरंगे लिखा हुआ है बुक में? बिजली तरंगों से देख पाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए स्लॉथ एक जानवर है। कैसा जानवर है? भालू के जैसा दिखता है वो, है ना। अब इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिए ये जानवर का नाम है स्लॉथ। देखिए यह दिन में लगभग 17 घंटे, दिन में, कहां पे? यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सो जाते हैं। ओके, याद रखना है, पैरों पर ऐसे ऊपर पैर करके नीचे मुंडी करके वो आराम से लटकते हुए ही सो लेता है। कौन? स्लॉथ। दूसरा है, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी का पत्ता खाकर वो जीते हैं। ओके, जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे उतरकर दूसरे पेड़ों पर चले जाते हैं। देखिए समझ में आ रहा है ना, उस पेड़ का जब सारा पत्ती खा लेगा तब वो दूसरे पेड़ पर उतर के जाएंगे। लगभग 40 साल के उम्र में यह मुश्किल से 8 पैर पर घूमने का तकलीफ करता है। आप अब सोचिए, यानी वो उस पेड़ का पत्ती पूरा खाएगा तभी वो उतरेगा। तो अपने लाइफ में वो नीचे कब उतरता है? जब उस पेड़ की पत्तियां समाप्त हो जाती है। ओके, यह सप्ताह में 1 बार शौच करता है। देख रहे हैं, यह सप्ताह में 1 बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। यानी उस पेड़ को छोड़ते कब है? तो सिर्फ जब उस पेड़ का पत्ती
समाप्त हो जाता है। और शौच करने के लिए वीकली उतरते हैं, यानी सप्ताह में एक बार उतरते हैं। ओके, तो ये भी याद रखना है, बहुत ही अजूबा जानवर है। नेक्स्ट है हमारे पास बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ के बारे में दिया है कि वह हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाघ की मूछे हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उससे तार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ओके, उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिल जाती है। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ देखिए, बाघ का गर्जन लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। ओके, बाघ के बारे में है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज को अंतर को भी वो समझ सकता है, यानी पत्ते की आवाज और शिकार में झाड़ियों की आवाज, सभी में वह अंतर को अच्छे से समझता है। बाघ के दोनों कान, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस पेपर में भी पूछा था। इस पे देखिए, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में घूम सकती है, यानी कान उसका अलग अलग दिशा में मूव कर सकता है अलग अलग आवाज को सुनने के लिए। ओके, तो ये बाघ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। देखिए, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? आपसे क्वेश्चन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो याद रखना है उत्तराखंड में। और राजस्थान के भरतपुर जिले में है घाना पार्क, याद रखना है ये कहां है? राजस्थान में। किस जिला में है? तो भरतपुर जिला में है। ओके, बस ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। नाम याद रखना है, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। इन चारों से ढोल के अलावा बाकी 3 है जो वाद्य यंत्र की सूखी लौकी से बनाया जाता है। ओके, ये लौकी को सुखाकर ये सब बनाए जाते हैं, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। याद रखना है, केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं और उसका नाम भी दिया हुआ है। पहला है नाग, दूसरा है करेत, तीसरा है दोबैया और चौथा है हमारा अफाई। याद रखना है नाम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सीरम एक दवा है। क्या है? सीरम, नाम याद रखना है। सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम जो है वो सांप के जहरों से बनाई जाती है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर भी मिल जाता है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ये निपेंथिस। क्या है? निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को यानी जीवों को खा जाते हैं, यानी उसका शिकार करते हैं। निपेंथिस नामक शिकारी पौधा, उसको क्या कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहां पे? मेघालय में। इसको तो बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिए, मेघालय राज्य में पाया जाता है। इन पौधों का आकार लंबे घड़े के जैसा होता है। घड़े के खास खुशबू निकलती है घड़े से, जिसके वजह से उसमें कीड़े मकोड़े और पौधों के अंदर में जाकर क्या होते हैं? वो फंस जाते हैं। ओके, ये बात याद रखना है। देखिए फिगर भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में इस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से घड़े के जैसा ये है, ये मुंह है इसका और इसमें इस तरह से ढक्कन लगा हुआ है और कीड़े मकोड़े इसमें आकर फंस जाते हैं। ओके, तो चलिए ये है हमारा
कौन सा, ये देखिए निपेंथिस, क्या है ये, निपेंथिस। ओके, कह रहा है कि मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से आया है। मिर्ची हमारे देश में कहां से आया है, दक्षिण अफ्रीका से आया है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। दक्षिण अफ्रीका से कौन लाया था, पुर्तगाल देश के व्यापारी ने इसे इंडिया में लाया था। भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आया है। गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आया है। और सोयाबीन हमारे देश में चीन से आया है। बोलिए ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? क्या आप ये बात जानते थे? नहीं जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, याद कर लीजिएगा सभी। देखिए 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे, जिनका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। यानी अल बरूनी जो थे वह किस देश से आए थे, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उज्बेकिस्तान देश से भारत आए थे। ओके, राजस्थान में क्या है, जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। ओके, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। और इसका क्या खासियत है कि यह 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, समझ रहे हैं, 1 लीटर पानी को अगर आप गर्म करेंगे, खौलाएंगे, और जो बचेगा उससे नमक जो निकलेगा वो 300 ग्राम नमक निकल जाएगा। ये बातें भी आपको जानना चाहिए। ओके, अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने साथ मिलकर कहां पे, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी, जिसे आप दांडी यात्रा कहते हैं। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक गया था। और यह कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में। ईस्वी याद रखना है। ओके, कहा कि मलेरिया मादा मच्छर और उसका नाम है एनोफ्लीज मच्छर, याद रखना है, काटने से फैलता है, ये जानते भी होंगे। देखिए मलेरिया खून की जांच से पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मलेरिया जो है पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। किसका? सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया, ये 3 बीमारी याद रखिए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी होती है। करा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, सभी जानते होंगे। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। कोई बात नहीं, खा लेंगे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिछेंद्री पाल के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन यहां देखिए जो खास बातें हैं कि एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला है। बिछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में है। और नेपाल में अगर है तो उसको हम लोग सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत क्या है? ब्राजील और अर्जेंटीना देश है। ब्राजील और अर्जेंटीना देश भारत के ठीक विपरीत स्थित है। ये इंफॉर्मेशन है हमारा किसमें? एससीईआरटी बुक में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है कि टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं, सभी जानते हैं। जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या होता है, वो जल जाता है ना। कह रहा कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। कब, तो 1969 में, 1969 में चांद पर पहले कदम रखा था, यानी पहले सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 ईस्वी में रखा था, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। सबसे लंबे समय तक पूछे तब आपको सुनीता विलियम्स का नाम याद आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होती है, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, याद रखना है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, यहां दूर दूर तक बर्फ से ही ढके हुए पहाड़ और सूखा मैदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक पश्मीना शॉल कहां बनते हैं, लद्दाख में, याद रखना है। 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। यह बकरी के पतले बाल से बनते हैं। ओके, याद रखना है ना, भेड़ के नहीं, बकरी के। नेक्स्ट है, यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाके एक पश्मीना शॉल का निर्माण कर पाता है। ओके, चलिए, हाउस बोट क्या है, हाउस बोट एक 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 मीटर चौड़ी एक क्या है, नाव है, सही बात है। इसमें श्रीनगर से बाहर आए हुए पर्यटन के लोग क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं। यानी ये हाउस बोट कहां चलता है, श्रीनगर में 80 फुट लंबा और 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। केचुए जमीन में छेद बनाती है जिससे जमीन पौली हो जाती है, इसलिए किसान क्या है, केचुए के मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा गया है। ओके, देखिए, कड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है, याद रखना है। ये भाषा कहां से संबंधित है, झारखंड से। मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे एक खेत है उसमें मकई भी, सब्जी भी, मिर्च, चावल सभी बो देते हैं, उसी को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं बल्कि उसे जमीन में ही गिरा देते हैं, जिससे जमीन और भी उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टीन किसे कहते हैं, तो देखिए, एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। यानी ये याद रखना है कि टीन जो है जमीन को नापने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार खेती को टीन खेती कहते हैं। चराओ, देखिए, चराओ नाच, ये नाम है, चराओ नाच मिजोरम से संबंधित है। कहां से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। ये बैक टू बैक एनसीईआरटी का वन लाइनर था, क्लास 5 से रिलेटेड था। ओके, आपको यह कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे।